हमारे साथ अभिषेक मनु सिंह भी जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है आज तक पर। और जो ये कदम उठाया गया आरबीआई की तरफ से, इसको लेकर सुबुगाहट जो है वो है करप्शन को लेकर या काले धन के स्टोर की वजह से। हालांकि ऑफिशियली कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कम से कम ऐसा तो नहीं बोलिए जिसमें आप खुद भी विश्वास नहीं करते हैं। आपको हास्यास्पद नहीं लगता ये एक मास्टर स्ट्रोक और हो रहा है क्या किसी मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट द्वारा? एक मास्टर स्ट्रोक हुआ था 7 वर्ष पहले, जिसको आपने 7 वर्ष लगाए ठीक करने में। आप समझिए किसी देश में ऐसा मजाक होता है कि 7 वर्ष पहले अचानक एक दिन बैठकर आप एक तुगलकी फरमान द्वारा 2000 के नोट को तो था ही नहीं, बाकी कई नोटों को डिमोनेटाइज कर देते हैं और 2000 का शुरू कर देते हैं। तो वो जो आपने ज़बरदस्त एक गलती की, बहुत ही बड़ी गलती की, जिससे आम आदमी को इतनी चोट पहुंची, उसको आपने 7 साल लगाए ठीक करने में। आप में ह्यूमिलिटी नहीं है, आप में अपनी गलती मानने की क्षमता नहीं है। और जहां अहंकार और मैं हमेशा सही हूं, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, बहुत खतरनाक कॉकटेल होता है। आपने उस गलती को आज 7 वर्ष बाद ठीक किया है और आप तालियां बजा रहे हैं। और तीसरा, हमारे 135 140 जो भी फिगर है करोड़ों का आज, उसमें ये बेचारा एक 500 का नोट काम चलाएगा? थक जाएगा, वो चूर हो जाएगा। ये बेचारा 500 वाला नोट कितना बनाएंगे आप? और चौथा, आज तक आप में ये हिम्मत नहीं हुई है बताने की कि 1000 रुपए के नोट का वापस आगमन कर रहे हैं क्या आप? क्योंकि अगर आप ये आगमन कर रहे हैं तो ये बताना पड़ेगा कि हटाया क्यों था, और हटा के 2000 रखा क्यों था, और उस 2000 को आज हटा क्यों रहे हैं। ये जो अभिषेक जी देखिए, आज 2 विषय हैं जिन पर हमको आपसे बातचीत करनी है। एक तो जो ये दिल्ली वाला फैसला हुआ है जिसमें केंद्र सरकार अध्यादेश लाई, और दूसरा ये नोटबंदी वाला। अब दिल्ली वाले पर जाएं उससे पहले एक सवाल छोटा सा इस पे आपसे और ले लेते हैं। 1000 का बंद करके 2000 आ गया था, जिसे 2019 के बाद से छापा नहीं गया। बहुत सारे कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है, जो आप भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि 1000 के बदले 2000 आ गया। हालांकि मार्केट शेयर में 500 का नोट जो है वो तकरीबन 72% है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि क्लैरिटी कम से कम देनी चाहिए थी जब आपने नोटबंदी की, तो उसके बाद नया नोट लागू किया था। तो मैंने बताया, अरे भैया, मैं पिछले 5 मिनट से ही तो बता रहा हूं आपको, इसके पीछे कोई औचित्य नहीं है। एक बड़ी गलती की, उसके बाद आपके अंदर वो नम्रता नहीं है, वो ह्यूमिलिटी नहीं है कि उस गलती को मान के आप तुरंत उसको हटा देते। 2016 में आपने 7 वर्ष लगाए उस गलती को ठीक करने को, यही है, और औचित्य कुछ नहीं है। और आप अभी 1000 का घोषणा करने में चिचकिचा रहे हैं। लेकिन इस सब तुगलकी फरमानों से, इस प्रकार के हास्यास्पद बेतुके संशोधनों से आप समझिए कि जो आम आदमी को आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं जी। आज हमको पता नहीं हम कहां जाएं। कोई आदमी ले न ले, कोई आदमी नोट को मना करे, ले, उसके बाद 1000 के लिए इंतजार करे। ये तुगलकी फरमान नहीं तो क्या है? किसी भी एक सुधारू इकोनॉमी में ऐसा होता है कभी? जी। अब आपने फरमान की बात की, तो एक फरमान जो है वो दिल्ली में अध्यादेश एक नया आया है जिसमें एलजी साहब को ताकत जो है वो दे दी गई है। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये तुगलकी फरमान है, कई और लोग भी इसको लेकर रिएक्शन दे रहे हैं। आपका क्या सोचना है, क्योंकि आप तो कानून के जानकार भी हैं, और इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? आपकी भी केंद्र में सरकार रही है पहले। मेरा सौभाग्य था इस मामले को बहस और दलील करने का, और हम अभी 2 हफ्ते पहले एक सर्वसम्मति से दिया गया 5 जज खंडपीठ का निर्णय हमारे उस आधार पर हम जीते हैं। दुर्भाग्य ये है उस सौभाग्य के साथ साथ कि अभी तक उसकी स्याही सूखी नहीं कि आपने सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज़ को मान नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, अपनी गलती नहीं मान सकते, आपने एक अध्यादेश जारी कर दिया। अब इसके 2-4 पहलू में बहुत संक्षिप्त में बुलेट से बताता हूँ, बिना कानूनी बने। आप संशोधन या ऑर्डिनेंस या अध्यादेश द्वारा, ये तो आप और हम भी जानते हैं, पहले वर्ष का विद्यार्थी भी जानता है कि अध्यादेश द्वारा आप संविधान नहीं बदल सकते। संसदीय अध्यादेश द्वारा संविधान बदलने के लिए एक अलग प्रक्रिया होती है। हम ये भी जानते हैं कि संवैधानिक सिद्धांत जो निर्णय के नीचे होते हैं, जो उनका नींव होता है, उसको भी नहीं बदल सकते आप। आपने यही करने का प्रयत्न किया इस अध्यादेश द्वारा, और ये इसलिए निश्चित रूप से गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, और ये निरस्त किया जाएगा। लेकिन बीच में आपने समय खरीदा है,
उस खरीदे हुए समय पे आप जी रहे हैं। इसके संवैधानिक पहलू क्या थे निर्णय के, 2018 के निर्णय के और 2023 के निर्णय के, जो इसकी नींव है, जिनको आप अध्यादेश से नहीं बदल सकते, उसके लिए संविधान संशोधन चाहिए। नंबर 1 कि क्यों बनाया गया 239(239) दिल्ली को विशेष स्थान क्यों दिया गया जो किसी और क्षेत्र को नहीं दिया गया है। दिल्ली बिल्कुल यूनियन टेरिटरी नहीं है, वो एक स्टेट से थोड़ा सा नीचे दर्जे की चीज़ है, लेकिन यूनियन टेरिटरी से कहीं कहीं ज़्यादा है। इसलिए दिया गया कि लोकतांत्रिक जो इम्पल्स है लोगों का, उसके आधार पर चलेगी दिल्ली। उसका दूसरा संवैधानिक नींव है संघीय ढांचा। उसकी तीसरी संवैधानिक नींव है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। उसकी चौथी संवैधानिक नींव है कि जवाबदेही हमेशा जो सेवा सर्विस होती है, सिविल सर्विस, वो राजनीतिक कार्यपालिका को जवाबदेही करती है। उसको आपने माथे पे खड़ा कर दिया, उल्टा कर दिया। आज आपने ये कर दिया है कि सिविल सर्विस जवाबदेही देगी न कि चुनावित व्यक्तियों को, न कि मुख्यमंत्री को, न कि कैबिनेट को। सिविल सर्विस जवाबदेही करेगी 2 और सिविल सर्विस के लोगों को। एक मजाकिया समिति बनाई है आपने जी, देश की मजाक और दिल्ली के नागरिकों को मजाक उड़ाने के लिए, जिसमें आपने मुख्यमंत्री को अपनी ही समिति का अध्यक्ष बनाते हुए अपनी ही समिति में अल्पमत में डाल दिया है। जी, उस बेचारे मुख्यमंत्री के पास कोरम के भी हिस्सेदारी नहीं है, और उसके ऊपर एक सुपर सीएम बिठा दिया है जिसका एक खास वोट होता है एलजी का। तो आपने लोकतांत्रिक, संघीय ढांचा, विकेंद्रीकरण का आधार और जो जवाबदेही का आधार है, वो सबको आपने नष्ट कर दिया है। इन संवैधानिक आधारों को आप सिर्फ संविधान संशोधन से छू सकते थे, आपने अध्यादेश से छुआ है। इसलिए निश्चित रूप से जब चुनौती होगी इसमें, तो मुझे आशा और विश्वास है कि ये निरस्त किया जाएगा, आंतरिक रूप से स्टे होगा। और ये गलत है और ये कभी नहीं होना चाहिए था, और ये एक हारे हुए व्यक्ति का हारने के बाद गेम के नियमों को बदलने का प्रयत्न है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से हमारे दर्शकों के सामने रखा।